सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की रणनीति कितनी कारगर रही, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। महामारी से बचाव के लिए सरकार ने लंबा लॉकडाउन लागू किया और अब उसे धीरे धीरे खोल रही है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष की नज़र में लॉकडाउन का फैसला बिना सोचे समझे किया गया और अब जब संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है, तब सरकार देश को अनलॉक कर रही है। सरकार का क्या पक्ष है, विपक्ष के क्या सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच क्या सियासत है और क्या हकीकत है, आज के शो में जानने की कोशिश करेंगे। I don't think anyone imagined that the world would be locked down in this way. कोरोना संकट के बीच चरमराती अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बातचीत में बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने कहा कि भारत में लॉकडाउन की रणनीति तय करने में पश्चिम के देशों को फॉलो किया, जो सही साबित नहीं हुआ। इस बात को राहुल गांधी से बातचीत में राजीव बजाज ने रेखांकित किया है। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच जब देश लॉकडाउन की बंदिशों से बाहर निकल रहा है, कारखाने और कारोबार शुरू हो रहे हैं, तो ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या भारत में लॉकडाउन का निर्णय अचानक हुआ था और क्या लॉकडाउन को लागू करने में जल्दबाजी दिखाई गई। जाने माने उद्योगपति राजीव बजाज ने कहा है कि आनन फानन में लागू लॉकडाउन में कई कमियां थी। इससे संक्रमण की समस्या तो सुलझी नहीं, उल्टे अर्थव्यवस्था संकट में फंस गई। We stayed more towards the impervious side. We tried to implement a hard lockdown, but which was still porous. So I think we have ended up with the worst of both worlds. On the one hand, a porous virus makes sure that the porous lockdown makes sure that the virus will still exist. But you have definitely decimated the economy. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ वर्चुअल संवाद में राजीव बजाज ने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में लॉकडाउन का तरीका बहुत सख्त था। जिस देश में हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई नहीं होती हो, वहां लॉकडाउन में ताजी हवा लेने के लिए बिना मास्क वाले लोगों को डंडे मारे गए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के मामले में हमें पश्चिमी देशों को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि उन देशों में तापमान, जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियां हमसे अलग हैं। I don't understand why, despite being an Asian country, we sought not to look at what was happening east, but we looked at, at Italy and France and Spain and the UK and subsequently the US, which are really not the right benchmarks in any sense, whether it's by inherent immunity, temperature, demography, predisposition to thrombosis, etc. अगर सही वक्त पे लॉकडाउन न किया होता तो दुनिया के जो 15 ऐसे देश हैं जिनकी पूरी आबादी जहां कोरोना से पीड़ित है, 135 करोड़ की आबादी है, उसके मुकाबले में भारत में संख्या अभी भी बहुत कम, क्योंकि सही वक्त पर लॉकडाउन हुआ, नहीं तो ये संख्या और ज्यादा हो गई होती। लेकिन राहुल गांधी जिससे भी बात करते हैं, उसकी जबान से आलोचना का स्वर सुनना चाहते हैं और देश को सुनाना चाहते हैं। राहुल गांधी के साथ बातचीत में राजीव बजाज ने आत्मनिर्भर भारत अभियान और आर्थिक पैकेज पर भी सवाल उठाए। In many places in the world, 2/3 of what the government has handed out has gone to organizations and to people as direct benefits. Whereas in India, it's been only 10%. I mean, you would be better placed to comment on why this is so. Why have we not chosen to put more directly in the hands of people? लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातों से अलग हटकर बजाज ने ये कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया कि उनके करीबियों ने उन्हें राहुल गांधी के साथ संवाद नहीं करने की सलाह दी थी। I shared with someone yesterday that कल 12 बजे I'm speaking with Rahul and this thing. And the first reaction was, don't do it. I said, but why not?
नहीं मत करना, दिस कैन गेट यू इनटू ट्रबल। इस दौरान राहुल गांधी ने लॉकडाउन को फेल बताया और कहा कि भारत ने सिर्फ 2 महीनों के लिए कोरोना का पॉज बटन दबाया था और अब तेजी से केस बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। भले ही राजीव बजाज ये कह रहे हैं कि पश्चिम देशों को भारत ने अपनाया, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और वो खुद जानते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, कि ब्रिटेन में और ख़ास तौर से ब्रिटेन के शहर लंदन में ट्यूब ट्रेन 1 घंटे के लिए भी कभी बंद नहीं की गई, बस सेवा वहाँ कभी बंद नहीं की गई, ब्लैक कैब वहाँ कभी बंद नहीं की गई। न्यूयॉर्क से आने वाले तमाम लोगों का कहना है कि वहाँ अंडरग्राउंड ट्रेन कभी बंद नहीं की गई। हाँ, ये जरूर है कि लोगों को एडवाइजरी दी गई, सलाह दिया गया, और ख़ास तौर से जो ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्ट में भी सिंगापुर में जब बीमारी तेज़ी से फैलने लगी तो वहाँ भी वर्क फ्रॉम होम किया गया, जापान में भी वर्क फ्रॉम होम किया गया, और जाहिर सी बात है जो वेदर की डेमोग्राफी है वो इंडिया की बिल्कुल अलग है। और उनको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि 428 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर इंडिया में रहते हैं, जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा औसत डेंस्ड पॉपुलेशन है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन करना कितना सही था, कितना गलत था। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ये सवाल हमेशा से उठाते रहे हैं कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, लेकिन साथ ही साथ जब उनसे पूछा जाता है कि आप होते तो क्या करते, आपका रोड मैप क्या होता है, इस पर वो बहुत पक्के तौर पे कुछ नहीं बता पाते हैं। आज हस्तक्षेप में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एमिनेंट पैनल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आईएमए के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ डॉक्टर के अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ जल्द ही जुड़ने वाले हैं। शहनवाज जी, आज आपने राहुल गांधी और राजीव बजाज के बीच जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उस पर पार्टी की तरफ से आप ही ने अपना पक्ष रखा, बयान रखा। ये बार बार आरोप क्यों लगता है कि लॉकडाउन करना सही नहीं था और लॉकडाउन पूरी तरह से फेल कर गया? मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या मानती है कि लॉकडाउन कितना पास, कितना फेल? देखिए जी, मैं आपके साथ एक नहीं अनेक बार इस पे चर्चा कर चुका हूं। बिल्कुल। और आपका डिबेट में इंतजार रहता है मुझे, क्योंकि बहुत व्यापक चर्चा होती है। बिल्कुल। इसमें न चिल्लाना होता है, न चीखना होता है। पूरा देश शाम के डिबेट को, मुझे बहुत भागलपुर से फोन आते हैं कि साहब हम शाम वाला तो नहीं देखते, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, सामने वाला क्या बोलता है, लेकिन इस डिबेट में आराम से चर्चा होती है और पूरा समय भी होता है जी। सवाल ये है कि मैंने पहले आंकड़े दिए, मैं आंकड़ा देख के जो कागज पत्तर है सब वो देख के अभी बात नहीं करूंगा। आज मैं सीधी बात करूंगा, जैसे जिन चीजों के बारे में आपने पहले चर्चा किया हम कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन किया गया, जब हमने लॉकडाउन किया, कोरोना वायरस का संकट आया, तब हमारे पास न पीपी किट था, न N95 मास्क था, न हमारे पास वेंटिलेटर उतने थे। पूरे दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी यहाँ रहती है। बिल्कुल। और एक्सपर्ट की राय के बाद हुआ कि अभी लॉकडाउन करना चाहिए, हमने भी किया। और कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, जिनके मुख्यमंत्री पंजाब के और राजस्थान के, सब ने किया। कई ने इसको भीलवाड़ा मॉडल भी कहा, कई अलग अलग जगह चर्चा भी इसकी हुई। और आप जानते हैं कि ये बहुत दोनों राज्यों की, यानी कांग्रेस शासित राज्य या बीजेपी के, दोनों ने एक स्वर से, एक मत से लॉकडाउन किया। इस पर कोई विवाद नहीं हुआ। हाँ, जब ये पीरियड बढ़ता रहा, थोड़ी मजदूरों की परेशानी आई, तब जरूर इस पर विवाद हुआ। इस पर कोई विवाद नहीं है कि भारत ने बहुत बढ़िया लॉकडाउन किया, समय पे किया। हम आपको आंकड़ा दे दें कि अगर दुनिया के 15 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी, जो टॉप 15 जहां कोरोना है, और जो डेवलप कंट्री भी हैं, अगर उनकी आबादी 135 करोड़ है और उनकी संख्या करीब 50 से 60 लाख के करीब कोरोना पीड़ित हैं।
हमारी आबादी के तनासुब में हमने अगर सही टाइम पे लॉकडाउन न किया होता तो आज ये तादाद 30 से 40 लाख होती। हमने सही टाइम पे लॉकडाउन न किया होता तो आज मरने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा होती। इसलिए ये सही वक्त पे किया गया। हाँ, राहुल गांधी जी का अच्छा है, प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हमारे नड्डा जी बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कोई एक मुख्य व्यक्ति चुनते हैं। उन्होंने अभी अपने वर्कर को एड्रेस नहीं किया कहीं पर, उन्होंने किसी मीडिया पर्सन को एक्टिव एड्रेस नहीं किया। कभी वो रघुराम राजन से बात करते हैं, वो बड़े आदमी से बात करते हैं। उन्होंने आज राजीव बजाज से बात की, अच्छी बात है, बातचीत करनी चाहिए। वो बातचीत इसलिए करते हैं कि उस पर चर्चा हो जाए और फिर उपेंद्र राय जी एक प्रोग्राम 1 घंटा का उस पर कर लें, यानी उनकी चर्चा और उस पर इतना चर्चा। हमने तो 1 घंटे का प्रोग्राम नहीं किया शहनवाज जी, हम तो अपने हस्तक्षेप के लिए ही 1 घंटा निकालते हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि राहुल जी अगर आज राजीव बजाज से बात न करते तो आज इस चर्चा ही नहीं होती। लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दुनिया के जितने एक्सपर्ट हैं भारत के वो टेलीविजन पर आकर इस पर राय दे चुके। अग्रवाल साहब भी है, शहनवाज जी, बहुत से लोग हैं जिनकी राय आ गई। शहनवाज जी, जो सवाल है, एक सबसे बड़ा सवाल है, राजीव बजाज के पिता राहुल बजाज जी ने ये सवाल उठाया था जब बॉम्बे में खुद अमित शाह जी थे गृह मंत्री के तौर पे और उनके साथ पार्टी के और वरिष्ठ नेता थे, कि कहीं ना कहीं एक भय का माहौल है, आदमी खुल के बात नहीं कर पा रहा है। और उन्होंने ये भी इंगित किया था कि पता नहीं मेरे ऊपर क्या हो जाएगा, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। ऐसा ही, सुन लीजिए, ऐसा ही सवाल आज उनके बेटे राजीव बजाज, जो एक बहुत जिम्मेदारी की जगह पे हैं, बजाज ऑटो जैसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे डराया गया, मुझे रोका गया। ये डर और भय का माहौल 1 क्वार्टर से निकल के आ रहा है, ऐसा क्या है? अभी देखिएगा मोदी जी के लिए क्या क्या बोलेंगे। अभय दुबे जी को डरेंगे क्या? जब अभय दुबे जी नहीं डरे हुए हैं तो राजीव बजाज को डरने की क्या जरूरत है और बताने की क्या जरूरत है? बजाज ऑटो वो चलाते होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, चलाएं, बढ़िया। बजाज पुराना स्कूटर है और अब तो उनकी गाड़ियां भी अच्छी है, खूब चलेगी। इकोनॉमी जो बढ़ी है उसमें उसका खूब लाभ हुआ है। कौन डरने वाला है साहब? आपके टेलीविजन पर आके मोदी जी को क्या क्या नहीं बोलते। ये दुबे जी और इनके पार्टी के प्रवक्ता ने तो मोदी जी को 90 से ज्यादा गाली दी थी टेलीविजन से पे आगे लोकसभा के चुनाव के टाइम में। किसी ने बिच्छू कहा, पता नहीं क्या क्या कहा हमारे नेता को। तो कहाँ डरे ये? जब कांग्रेस अभय दुबे जी नहीं डरे हुए हैं तो राजीव बजाज इतनी बड़ी शहनवाज जी, मालिक क्यों? शहनवाज जी, अभय दुबे जी से मैं प्रतिक्रिया ले रहा हूं। अभय जी, आपको लगता है कि सही में बीजेपी ने और मोदी सरकार ने लोगों को डरा के रखा हुआ है? मैं करता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी शहनवाज जी जैसी शालीन हो जाए। विश्वास मानिए, इतना शालीन नेता भारतीय जनता पार्टी में एक भी नहीं है, इतना शालीन प्रवक्ता एक भी नहीं है। और मैं बीच में इंटरवीन नहीं करूं, इनक्रोच नहीं करूं, उसके पहले ही उन्होंने शुरू में भूमिका बना दी थी कि आपका शो ही ऐसा है कि बीच में कोई इंटरवीन नहीं करे। अब उपेंद्र जी, ये बात समझने की हमको है कि गलती हुई कहां है जी। सरकार ने ये संज्ञान, आज मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन ने बताया कि 8 जनवरी को पहली बार हेल्थ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सबके संज्ञान में ये आ गया 8 जनवरी को कि ये एक घातक महामारी है जो हिंदुस्तान में पैर पसारने वाली है। उसके बावजूद 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप लाखों लोगों को इकट्ठा करके किया। लिट्टी चोखा बाजार दिल्ली में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे करके कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने किया। उस पर बात हम आज नहीं करना चाहते। आज जो सबसे बड़ा संकट है कि केंद्र की सरकार ने कोरोना वायरस को कंटेन करने की अपेक्षा लोगों को कंटेन करके रखा और इकोनॉमी को बहुत बुरी अवस्था में पहुंचा दिया। जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं उपेंद्र जी आज, तो भारत तीसरे स्थान पर विश्व में आ गया है। यूएसए, ब्राजील के बाद भारत है जहां एक दिन में सर्वाधिक केस आने लगे हैं। मैं एक बड़ा खुलासा पहली बार आपके चैनल पर करता हूं। 27 अप्रैल को स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों को कहा है, ये बात किसी मीडिया ने अभी तक नहीं बताई, कि जून और जुलाई में एक बड़ा स्पाइक आने वाला है। एक बात। दूसरी बात, नीति आयोग ने कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के प्रेजेंटेशन में ये बात की है कि अपने चरम पर जून और जुलाई में ये
रहने वाला है। एम्स के डायरेक्टर ने भी ये बात कही है। तो हम अब तक हाइड कर रहे थे इससे। जानकारी के लिए बता दूं, शहनवाज जी जो कह रहे थे कि हमको टाइम मिला प्रिपरेशन का, हमने रिकॉर्ड पर बताया कि 24 मार्च तक जो जरूरी संसाधन थे हिंदुस्तान उनको एक्सपोर्ट कर रहा था। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसके बाद 24 मार्च पर वेंटिलेटर्स के, मास्क के को एक्सपोर्ट करने पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया। चूक वहां हुई कि 4 घंटे का समय देकर प्रधानमंत्री जी ने पूरा 130 करोड़ के लोगों का देश को बंद कर दिया। अच्छा होता जो बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ इंटरेक्ट करना अभय जी, स्टार्ट किया, मतलब फेडरली। उपेंद्र जी, मैं एक सवाल ले रहा हूं आपसे, आपको पूरा मौका, एक सवाल ले रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री ने संपूर्ण लॉकडाउन किया, लेकिन उस टाइम राहुल गांधी जी भी थे, उनके 4 राज्यों में फुल फ्लेज, वो उनकी भाषा में कहें तो की डिसीजन मेकर हैं वो 4 राज्यों में, उनके भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन किसी ने सामने आके ये नहीं कहा कि नहीं जी लॉकडाउन ये साइंटिफिक नहीं है, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, इसमें ये मॉडल अपनाना चाहिए। और भीलवाड़ा मॉडल की जो का जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है पूरी दुनिया में, वो सबसे पहले तो अशोक गहलोत जी ने बंद किया, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी बंद करने की वकालत की, कैप्टन साहब ने भी बंद करने की वकालत की, और भूपेश बघेल ने भी बंद करने की वकालत की। भीलवाड़ा मॉडल की जो चर्चा है वो बंद करने को लेकर नहीं है, वो टेस्टिंग को लेकर है। आपको जानकर आप हतप्रभ रहेंगे कि हमने हर बार जब भी प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ इंटरेक्ट किया, चाहे वो अमरिंदर सिंह जी हो, अशोक गहलोत जी हो या नारायण स्वामी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अंततः अमरिंदर सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आपने जिस प्रकार निर्णय केंद्र में बैठकर लिए हैं, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 62 और 62 के नोटिफिकेशन इश्यू कर रहे थे, उसमें राज्यों को मानना उनकी बाध्यता थी। तो उन्होंने कहा कि जिसको रेड जोन आपने वहां से बैठकर डिक्लेयर कर दिया और इंपोज कर दिया, वो मेरे यहाँ ग्रीन जोन था। वहां में उसको 3000 करोड़ रुपए का अकेले उस एरिया में नुकसान हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री थी, काम बंद कर दिया इंडस्ट्री ने, और मजदूर बेरोजगार होकर घर के लिए निकल गए। तो उन्होंने कहा ना मेरे स्टेट के रेवेन्यू का लॉस होता, ना मजदूर वहां छोड़कर जाते, ना ये क्राइसिस होते, तो इसको फेडरली डील कीजिए। बाद में केंद्र की सरकार ने तय किया। जैसे मैं पहले दिन से कह रहा था कि जब आपके 518 केसेस थे, जब आपके मजदूर सड़कों पर थे, तब आपको ट्रेन चलानी चाहिए थी। केंद्र ने कहा राज्यों की अनुमति की प्रतीक्षा। बाद में केंद्र सरकार ने किया कि राज्यों की अनुमति की इसमें आवश्यकता नहीं है, वो नोटिफिकेशन इशू किया। तो स्टेप वाइज ये बिल्कुल ठीक कहा। हमको उन पश्चिम देशों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनकी डेमोग्राफी बिल्कुल अलग है। हम विश्व के सबसे युवा देश है हिंदुस्तान, इसलिए हमारे यहाँ ये जानलेवा नहीं है। और विश्वास मानिए, जिस दिन थालियां पीटी गई, जिस दिन मोमबत्तियां जलाई गई, उस दिन एक अजीब सा भय भी व्याप्त हुआ देश में। अभय जी, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं अपने प्रोग्राम में कि पश्चिम के देशों ने भी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं किया, इसलिए बात कहना गलत है, क्योंकि लंदन में ट्यूब ट्रेन नहीं बंद हुई, बसेस बंद नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल। तो ये एक सभी राज्यों को साथ में लेकर विचार किया जाना चाहिए था। 4 घंटे की अपेक्षा अगर 2 दिन 3 दिन भी लिए जाते, वो चीफ मिनिस्टर्स को हम लोग साथ में बिठाकर निर्णय लेते, तो मुझको लगता था कि ज्यादा बेहतर तरीके से हम इस पर काम कर पाते। अभय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बेहद अनुभवी डॉक्टर के अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या मानते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन कितना सफल और कितना विफल? आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, केसेस हमारे यहाँ पे जो पहला केस आया था वो 31 जनवरी को आया था। उसी टाइम पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी WHO ने डिक्लेयर करी थी। उस टाइम पे भारत सरकार ने सोचा कि केरला में आया है, उन्होंने निपाह को कंट्रोल किया है, तो ये बीमारी को केरला में ही ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से उस दिन नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल को हमें पूरे इंडिया में लॉकडाउन कर देना चाहिए। नहीं किया। फरवरी के महीने में कोई काम नहीं हुआ। मार्च के महीने में जब केसेस आने चालू हो गए तो 22 मार्च में हमने लॉकडाउन किया। इसका मतलब है हमारा लॉकडाउन का पर्पस बीमारी को कंट्रोल करना नहीं था। अगर बीमारी को कंट्रोल करने का हमारा पर्पस होता तो हम 31 जनवरी को कर दिए होते। जैसे शहनवाज जी ने कहा, हमारा पर्पस लॉकडाउन का था प्रिपेयर्डनेस। उस प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से जो भी शहनवाज जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है। इन्होंने प्रोलॉन्ग कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, लेकिन क्या हम सिर्फ डिले कर रहे हैं या साथ में रोक भी पा रहे हैं?
जो आपने बचाया अगर वो 40 दिन के बाद अभी भी होने वाला है तो फिर हम कहेंगे ये लॉकडाउन सक्सेसफुल नहीं था। यानी कि आज 2 लाख है, 4 और 8 और 16 लाख जो हमने कहा कि 40 दिन बाद में होना, पहले होना चाहिए था, 40 दिन बाद हो रहा है, देन वी वुड से दैट लॉकडाउन इज ए कंप्लीट फेलियर, नॉट अदरवाइज। अगर हम उसको आधा कर देते हैं तो वी विल से इट इज ए 50% सक्सेस। दैट्स वन। नंबर 2, इस वक्त में वी कांट कंपेयर, वी हैव टू कंपेयर एप्पल टू एप्पल। वी हैव टू कंपेयर इंडिया विद इन एशिया, नॉट एशिया विद यूरोप और यूरोप विद नॉर्थ अमेरिका। विद इन एशिया मोर्टेलिटी सबकी कम है। अगर मैं सिर्फ ईरान को छोड़ दूं, सबकी मोर्टेलिटी कम है। इनफैक्ट हमारी मोर्टेलिटी विद इन एशियन कंट्री सबसे ज्यादा है, ईरान को छोड़ देंगे तो। सो मेरे को अपने सिर्फ एशियन कंट्री से कंपेयर करना है। नंबर 2, मेरे को इंडिया में कंपेयर नहीं करना कि मैं केरला से कंपेयर करूं। आई हैव टू कंपेयर एप्पल विद एप्पल। इस वक्त में 3 एपी सेंटर हैं। दिल्ली एपी सेंटर है, मुंबई एपी सेंटर है और अहमदाबाद एपी सेंटर है। इन्हें मैं कंपेयर करूंगा वुहान से, इन्हें मैं कंपेयर करूंगा जहां पे सिमिलर डिसीज है उसके हिसाब से कंपेयर मैं करूं। मुझे नहीं कंपेयर करना नेशनल एज ए होल। हाँ, अगर लॉकडाउन करना था आप इंटरनेशनल बॉर्डर का कर सकते थे। ये भी एक डिबेट है कि मैं लॉकडाउन सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र या कुछ का करता, पूरे इंडिया का नहीं करता। लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग है, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो आप तालियां बजाते मोदी जी के लिए। अगर आप पार्शियल सक्सेसफुल हुआ है तो हम उसके लिए उनको अपोज कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। जो डिसीजन हो गया कलेक्टिवली वो हो गया। डिबेट तब होगी जब ये वायरस चला जाएगा। अभी तो मेरे को बचाना है दिल्ली को और बॉम्बे को, मेरे को इटली बनने से बचाना है। इस वक्त में सारी एम्फेसिस हमारी ये होनी चाहिए कि दिल्ली और बॉम्बे के अंदर में केसेस इतने ना बढ़ जाएं कि हमारे यहाँ पे लोग अस्पताल पहुंचने से पहले मरने चालू हो जाए, जिसका शक नजर आ रहा है। इस वक्त हमें दिल्ली और बॉम्बे की पॉलिसीज पे काम करना है। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन टू टॉक अबाउट कि पूरा इंडिया का क्या पैटर्न है। अभी सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे को बचाओ, बिकॉज आई एम एंटिसिपेटिंग हर घर में केस है, हर घर में मल्टीपल लोगों को केस है। दिल्ली और बॉम्बे में हमें टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। डॉक्टर साहब, सारा फोकस। डॉक्टर साहब, एक सवाल ले रहा हूं आपसे। दिल्ली बॉम्बे में अगर अलार्मिंग सिचुएशन है तो ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर होने के नाते आपकी क्या सलाह है? कैसे आगे बढ़ना चाहिए सरकार को? और जाहिर सी बात है हम सब दिल्ली बॉम्बे के रहने वाले हैं, तो हम लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने को कंडक्ट करना चाहिए? ये जो सारे स्टेट्स कह रहे हैं कि हम आईसीएमआर की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, आईसीएमआर की पॉलिसी बाइंडिंग नहीं है। अब दिल्ली के अंदर में हम कह रहे हैं कि हम लोगों के टेस्ट नहीं करेंगे अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है तो, लेकिन आईसीएमआर की गाइडलाइन ये भी कहती है कि प्री सिम्प्टोमेटिक के टेस्ट करो। तो प्री सिम्प्टोमेटिक तो एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर आप टेस्टिंग ही कम कर दोगे, अब दिल्ली कहती है कि हमारा टेस्ट रेट बहुत ज्यादा है पूरे नेशनल एवरेज के हिसाब से, हमें कंपेयर नहीं करना, हमें बॉम्बे के साथ में कंपेयर करना है। इस वक्त में दिल्ली और बॉम्बे को अपने आप को बचाना है। आई एम टेलिंग इट ऑन रिकॉर्ड कि अगर सारा फोकस पूरे इंडिया का, सब स्टेट्स का दिल्ली और बॉम्बे में होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि बॉम्बे में नॉन बीजेपी सरकार है और दिल्ली में भी नॉन बीजेपी सरकार है, दोनों जगह पे इंडिया की सरकार है। इस वक्त का फोकस दिल्ली और बॉम्बे में होना चाहिए, सारी एफर्ट्स होनी चाहिए। नहीं तो 20% अभी जो रेट हमारा आ रहा है, जितना भी टेस्टिंग रेट आ रहा है वो 20% आ रहा है। 100 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, 20% पॉजिटिव आ रहे हैं। मेरे को लगता है 10%। और अभी ये जो वुहान की रिपोर्ट आई है, फॉर एवरी 1 केस देयर इज 30 एसिम्प्टोमेटिक केस, जो कि वुहान में 6 केस आए। उन्होंने 65 लाख लोगों का टेस्ट 2 हफ्ते के अंदर में किया, 200 लोग पकड़े और वुहान से डिसीज को इरेडिकेट कर दिया। उसने हमारे को एक मैसेज दिया कि हर एक केस पॉजिटिव में 30 एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। शहनाबाद जी, आई एम ऑन रिकॉर्ड, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर हम 29,000 केसेस को दिल्ली में हर रोज मिस कर रहे हो तो, जो प्री सिम्प्टोमेटिक हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं या वेरी माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। इस वक्त में हम लोग, अब आप देख रहे हैं हमारे हर को देख लो, पुलिस वालों को 2500 पुलिस वालों को बॉम्बे में इन्फेक्शन हो गया, दिल्ली के अंदर में ब्यूरोक्रेट्स को इन्फेक्शन हो रहा है, एलजी ऑफिस में इन्फेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? बीमारी घर घर में फैल रही है।
पॉलिटिसाइजेशन के बदले लेट अस मेक ऑल आवर एफर्ट्स कि डॉक्टर दिल्ली साहब बॉम्बे को बचाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाकी कि इंडिया में अभी राजनीति करने के बजाय एक कलेक्टिव रिजॉल्व होना चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, क्या कुछ नुकसान हो गया संपूर्ण लॉकडाउन के कारण? और नुकसान तो पूरी दुनिया में हुआ है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो है जंग की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में सिर्फ भारत सरकार को कोसना कहां तक जायज है? जी, आप एक बड़े सीजन्ड और नॉलेजेबल जर्नलिस्ट हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट दुनिया भर के टीवी चैनल्स पे मैं ज्ञान देता हूं, हिंदुस्तान के बहुत से चैनल्स पे और ग्लोबल चैनल्स पे ज्ञान देता हूं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कौन सा नुकसान हो गया। मैं शुरू से ही तमाम नेशनल चैनल से मेंटेन करता आया हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक बड़े सीजन्ड और नॉलेजेबल जर्नलिस्ट हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट दुनिया भर के टीवी चैनल्स पे मैं ज्ञान देता हूं, हिंदुस्तान के बहुत से चैनल्स पे और ग्लोबल चैनल्स पे ज्ञान देता हूं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कौन सा नुकसान हो गया। मैं शुरू से ही तमाम नेशनल चैनल्स पे मेंटेन करता आया हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी गाड़ी, मेरा फ्लैट, मेरे शेयर्स, मेरे बैंक डिपॉजिट पर ह्यूमन कैपिटल है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सरकार ने बिल्कुल सही फैसला किया जो लॉकडाउन किया, उससे हम जिंदगियां बचा पाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी पूंजी है उसको बचा पाए। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहता हूं बिल्कुल सही डिसीजन था। मैं अपनी सरकार के बिल्कुल साथ हूं, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया। देखिए, जहां तक इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का नुकसान हुआ है। IMF के डेटा से शुरुआत करता हूं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है इंडिया की इकोनॉमी 1.9% पे ग्रो करेगी, जबकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी -3% पे जाएगी। तो ये तो सारी दुनिया का डेटा है। कहां इकोनॉमी का नुकसान नहीं हुआ है? यूएस में इकोनॉमी का बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूरोपियन इकोनॉमीज बहुत डाउन गई है। कौन सी कंट्री की इकोनॉमी ऐसे में जो थ्राइव की है? चाइना की इकोनॉमी जब ये डिटेक्ट हुआ था बहुत बुरी तरह क्लैप्स की थी, बहुत बुरी तरह डाउन गई थी। तो जब इस तरह का पेंडेमिक आएगा, हमें बेसिकली सबसे पहले जान बचानी है। तो इकोनॉमीज तो डाउन जाएंगी, लेकिन अब इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइवल पाथ पे आएगी। इकोनॉमी रिवाइव करेगी और अल्टीमेटली ग्रो करेगी। राहुल जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, जो है वो जो है देशभक्तों के परिवार से हैं, उनके परिवार ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बट मेरा ये मानना है सरकार ने बिल्कुल सही डिसीजन किया। अब जहां तक अनलॉक की बात है, देखिए आज अनलॉक करना भी जरूरी है। उसके पीछे दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि हमने 2 महीने एक तरह के लॉकडाउन के निकाले। अब उसके बाद एक सच्चाई, कड़वी सच्चाई, चाहे बीजेपी भी उसको माने ना माने, शाहनवाज भाई माने ना माने, आज ये है कि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद आज कंट्री के पास फंड्स नहीं है। और एक सच्चाई है, किसी भी कंट्री की ये हालत है, तो ऐसे में देश को चलाना है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाना है, उसके लिए सरकार को पैसा तो चाहिए। सरकार को उसके लिए टैक्सेस चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए, जीएसटी चाहिए। अगर हम लॉकडाउन ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो मैं सबके सामने डेटा और फिगर्स रखने को तैयार हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in ने एक डेटा कैलकुलेट किया हुआ है। हमारे पास हमारी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे रेलवेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और सरकार के तो तमाम खर्चे में 2 घंटे तक गिना सकता हूं, उनको चलाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो वो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए लॉकडाउन खोलना कुछ हद तक हमारे आकाश जी आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं अभय दुबे जी से लूंगा, फिर सीधे चलेंगे बंबई और दिल्ली का हाल चाल लेंगे, ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे। लेकिन अभय जी बताएं। नहीं सुन पाया, लेकिन हमको जैसा राहुल गांधी जी ने कहा है कि आप डिमांड साइड को बूस्ट करिए तुरंत। आपने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया। 20 लोग ढूंढ कर बताइए, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मुद्रा के बेनिफिशियरी, किसी को भी ढूंढ लीजिए आप। बड़ी बात यह थी कि आपने सप्लाई साइड को बूस्ट करने का पैकेज दिया है। 8 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने आरबीआई में पहले पार किए। ये कोविड के पहले की बात बता रहा हूं। एनएसओ की रिपोर्ट बता रही थी कोविड के पहले कि आपका रूरल और अर्बन डिमांड बिल्कुल कोलैप्स हो गई है। कंजम्पशन 70 साल में पहली बार इतना ज्यादा गिरा है। आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख लीजिए तो इकोनॉमी पहले ही खराब स्थिति में थी, इसलिए हिंदुस्तान को बहुत एडवर्स इफेक्ट इसका पड़ा है। आज जो सबसे बड़ा अभय जी इकोनॉमी पे चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम चर्चा इसको जरूर आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मुंबई और दिल्ली की ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे और उसके बाद फिर हम अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा जारी रखेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई देश के 3 ऐसे शहर हैं जहां कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल मरीजों में 40% से ज्यादा इन्हीं 3 शहरों से है। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कोरोना के नए केस के मामले में दिल्ली गुरुवार को मुंबई से आगे निकल गई। पिछले 2 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली में मुंबई से ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज हुए। गुरुवार को दिल्ली में एक और जहां 1513 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं मुंबई में कुल 1276 केस सामने आए। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में औसतन हर दिन में 1000 से अधिक नए केस दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि इससे पहले हर दिन 500 से 800 मामले सामने आ रहे थे। इसी तरह मुंबई में लगभग 3 हफ्तों से औसतन 1200 से अधिक केस दर्ज किए जा रहे थे। हालांकि हाल में मुंबई में कम केस सामने आने की वजह ये भी है कि चक्रवात निसर्ग के कारण टेस्टिंग कराने के लिए कम लोग घरों से निकले। अगर देश में कोरोना के नए केस की बात करें तो सिर्फ 3 शहर मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में 40% से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। गुरुवार तक के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में कुल 74,860 केस थे, जबकि दिल्ली में 23,645 कंफर्म केस में से 9,500 से अधिक ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप अब तक बड़े शहरों में अधिक केंद्रित रहा है। उनमें भी मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे 3 बड़े शहर मुश्किल स्थिति में हैं। मुंबई में तो दिल्ली और चेन्नई के आंकड़ों को मिलाकर भी अधिक केस और अधिक मौतें दर्ज हुई हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक मुंबई में केस सबसे तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब दिल्ली और चेन्नई में संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है। हालांकि मुंबई अपने केसों के बोझ की तुलना में बहुत कम टेस्टिंग कर रहा है, इसलिए इन आंकड़ों को अंतिम नहीं माना जा सकता है। दिल्ली और दूसरे शहरों में भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार। तो हमारे साथ सभी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, मृगांक प्रभाकर के पास। मृगांक, आप दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल्स और दिल्ली की ग्राउंड रियलिटी पे नज़र रखे हुए हैं। दिल्ली में कितना तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मीट आउट करने के लिए कितना तैयार है? देखिए उपेंद्र जी, जहां तक दिल्ली का सवाल है, एक बात तो साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि जो केसेस, नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, उसमें आपने पिछले एक वीक में काफ़ी स्पर्ट देखा, काफ़ी सर्ज देखा होगा। जो केस 700-800 चल रहे थे वो लगातार बढ़ के 1000 के बाद जो है 1500 तक पहुंच गए हैं। और ये आशंका भी जाहिर की जा रही है क्योंकि इसी तरीके से केस और बढ़ेंगे। जिस तरह से लगातार जितने भी डॉक्टर्स थे, चाहे जितने भी मॉडल्स पेश किए गए, चाहे वो BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मॉडल पेश किया गया, फिर इकोनॉमिक्स के मॉडल पेश किए गए, उसके बाद एम्स ने अपना एक मॉडल पेश किया रणदीप गुलेरिया ने कि यहाँ पे जो है पीक जून जुलाई, और कुछ ने कहा कि सितंबर अक्टूबर में आएगा। तो उस हिसाब से ये मान के चलिए कि अभी जो केसेस आ रहे हैं ये तो आपको केवल एक कह सकते हैं बहुत छोटा सा रूप उसका दिखाई दे रहा है। जहाँ तक डॉक्टर के अग्रवाल कह रहे थे, मैं उनकी एक बात से सहमत जरूर हूँ कि अगर प्री सिम्टोमेटिक केसेस जो हैं और जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं, अगर इन सबका टेस्ट कर लिया जाए तो दिल्ली में कम से कम 5 से 7 हज़ार केसेस पर डे निश्चित रूप से आ रहे होंगे। और जहाँ तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, दिल्ली ने शुरुआत, जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी इस देश के अंदर, तब जो तैयारी शुरू की थी, उस तैयारी के दौरान जो है 2 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स थे जो नोडल सेंटर बनाए गए थे। RML और जो है एम्स को नोडल सेंटर्स बनाया गया था। हालांकि एम्स में ज़्यादा प्रेशर नहीं है इस वक्त, लेकिन RML के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि ज़्यादातर केसेस जो है RML में ही शिफ्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर लगभग 61 हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा 2 और हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया जाएगा कल,
61 हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर लगभग जो है 6000 से ज़्यादा बेड हैं और जिसकी ऑक्यूपेंसी सरकार के हिसाब से जो है लगभग 50% ऑक्यूपेंसी, मतलब 50% उनके पास अभी बेड और मौजूद हैं। लेकिन इसके बीच में जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि इस बीच में एक खबर ये भी आई थी कि जो है जो हॉस्पिटल्स हैं इसके और जो स्टेडियम्स हैं उनको जो है कुछ जगह पे खाली कराया जाएगा और वहाँ पे शायद इंतजाम किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद ये तैयारी सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि उन्हें कहीं ना कहीं आशंका है इस चीज़ की कि नंबर ऑफ केसेस में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली एक अर्बन सेंटर है, चौतरफा है, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, केंद्र सरकार यहाँ मौजूद है, प्रदेश सरकार मौजूद है। इसको लेके यहाँ पे और इलाकों के मुकाबले, जहाँ चाहे आप गाजियाबाद की बात करें या नोएडा की बात करें या गुरुग्राम की बात करें, तो यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो आला दर्जे की हैं। सवाल सिर्फ इतना उठता है कि ये केसेस की जो संख्या जो बढ़ रही है लगातार, क्या ये सरकार सही तरीके से रिपोर्ट कर रही है? क्योंकि बीच में ये भी देखा गया था कि कुछ जो डेथ्स थी वो भी अंडर रिपोर्टेड की गई थी। तो मुझे लगता है कि टेस्टिंग और अभी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली का सवाल है, टेस्टिंग जो है काफ़ी कम है। जो दिल्ली सरकार लगातार दावा करती रही है कि टेस्टिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन मुकाबले में जिस तरह से नंबर ऑफ केसेज आ रहे हैं उस हिसाब से नंबर ऑफ जो टेस्टिंग हो रही है वो काफ़ी दिल्ली में कम है। तो मुझे लगता है कि टेस्टिंग और इसमें बढ़ानी चाहिए ताकि जो नंबर ऑफ केसेज जो प्री सिम्टोमेटिक केसेज या सिम्टोमेटिक केस हैं वो जो है आगे आ सकें। जी हमारे साथ बने रहिए मृगांक। सीधे चलते हैं मुंबई, वहां राहुल अस्थाना तमाम परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं। राहुल, मुंबई के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और हॉस्पिटल्स में लोगों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, कॉल सेंटर के नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्या मौजूदा स्थिति है? आज जो आपने जायजा लिया, स्थिति कुछ बदली है या जस की तस है? सर, मैं बड़े दुख के साथ ये रिपोर्ट करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के हालत जो है वो बहुत बुरे होते चले आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र में जो कोविड-19 पॉजिटिव केसेस जो है, अगर हम उसके आंकड़े की बात करें, आज के आंकड़े की बात करें, तो ये आंकड़ा 77,000 को क्रॉस कर चुका है पूरे महाराष्ट्र में। इसका साफ मतलब है कि महाराष्ट्र में जो कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस है उसका जो आंकड़ा है वो 1 लाख को छूने की कगार पर आ चुका है। अपने आप में ये बहुत चिंताजनक बात है। अगर मुंबई सिटी की बात करें, मुंबई शहर की, तो मुंबई में ये आंकड़ा जो है पॉजिटिव केसेस का वो 24,000 को बहुत ही आसानी से क्रॉस कर चुका है। बीएमसी के कुल मिला के 24 वार्ड है। मैंने जितने भी वार्ड्स की स्टडीज की, हर वार्ड में केसेस कम होने की जगह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मुंबई की धारावी इलाके की बात करें, जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी मानी जाती है, उसमें जो है आंकड़ा 2000 को छूने के करीब है। तो इस तरीके से हालात जो है वो बद से बदतर हो रहे हैं। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि बीएमसी मुंबई में अगर खासतौर पर बात करें तो लोगों के घर घर जा जाके उनका सर्वे कर रही है और टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा रही है। लेकिन अगर लोग पॉजिटिव आते तो उन्हें बेड नहीं मिल रहे, तो भले ही टेस्टिंग बढ़ रही है लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, यानी कि वक्त में इलाज नहीं मिल रहा है। अगर कोविड-19 के पेशेंट अगली स्टेज में ठीक नहीं होंगे तो यकीनन वो उनकी हालत जो है वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्थिति पे नजर बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हो सकता है कि प्रोग्राम के आखिरी चरण में आप लोगों से मैं छोटी छोटी प्रतिक्रिया जरूर लूं। सीधे चलते हैं के अग्रवाल साहब के पास। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसे भी डरावने मंजर कुछ लोगों ने दिखाने की कोशिश की कि अगर कोरोना को कंट्रोल नहीं किया गया तो सड़कों पर मरते हुए लोग देखे जाएंगे। आप क्या मानते हैं कि हमारे यहाँ जो मोर्टेलिटी रेट है, जो फैटेलिटी हो रही है, इसके कारण कितना प्रतिशत सीवियर है और किस उम्र के लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करेगा? या सर्दी जुकाम बुखार की तरह अगर व्यवस्था कर दिया जाए कि भाई पैरासीटामॉल, आगुमेंटिन, सिनारेस्ट, एजिथ्रोमाइसिन, ये जो दवाएं हम लोग लेते रहे हैं, बचपन से इनके नाम सुन सुन के बड़े हुए हैं, आपको लगता है कि ये दवाएं काम करेंगी और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को बहुत ज़्यादा केयर देने की ज़रूरत है और उन्हें खुद केयर लेने की ज़रूरत है? आई थिंक मैं जो अपने पेशेंट्स को जो मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं जी, सो आई डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरी जी, नॉन फल्मिनेंट एंड फल्मिनेंट। नॉन फल्मिनेंट आर गोइंग टू इम्प्रूव। फल्मिनेंट है जिसके ऊपर में हमें मेहनत करके बचाना है। नाउ देयर इज ऑलवेज ए ट्रिगर पॉइंट फॉर ए फल्मिनेंट एंड द ट्रिगर पॉइंट इन कोरोना इज सडन फॉल ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम साइलेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं वॉकिंग डेथ फिनोमिना। ज़्यादातर लोग जो सीरियस हो रहे हैं
वो 24 घंटे साइलेंट हाइपोक्सिया को मिस कर रहे हैं। अगर हम हर पेशेंट को जिसको टेस्ट पॉजिटिव है या बुखार है या खांसी है, अगर वो अपना ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर चेक करने की जरूरत नहीं है, पल्स चेक करने की जरूरत नहीं है, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करो। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, आराम से अमेज़न पे मिल रहा है। और अगर जहां आपका ऑक्सीजन कम हो गया, उसके बाद में आपके पास 12-14 घंटे हैं बेड अरेंज करने के लिए। आप हमारे ये नहीं होना चाहिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल हो गया 50 और आप बेड ढूंढ रहे हैं। अगर आप इस ट्रिगरिंग पॉइंट को पकड़ लो तो आप मौत से बच सकते हो। आप हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर साहब कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या है जो अमेज़न पे मिल रहा है, और ऑक्सीजन लेवल कितना रहे तो हेल्दी माना जाए, कितना रहे तो ऑरेंज जोन में माना जाए, कितना रहे तो ग्रीन जोन में माना जाए, और कितना रहे तो रेड यानी अलार्मिंग। ये इंस्ट्रूमेंट हर घर में होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसे हम बोलते हैं SpO2 मॉनिटर। ये SpO2 मॉनिटर है, इतना छोटा सा होता है, ये हर घर में होना चाहिए। मेरे पास में हर मेरी जेब में रहता है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा SpO2 कितना है। सिर्फ उंगली में लगाओ, आपको SpO2 पता लग जाएगा। जैसे इस वक्त में SpO2 लेवल मेरा नॉर्मल आ रहा है, दैट्स ऑल। हार्ट 96 आ रहा है और 87 मेरी पल्स रेट आ रही है। ये जो आप पल्स मीटर है, ये कंपलसरी है। इसे हम कोविड मीटर बोलते हैं। सिर्फ यही बचाएगा मेरे को। कोविड मीटर, अगर आपका ये जो ऑक्सीजन लेवल है 92 से कम हो जाता है, उस टाइम पे आपका ट्रिगर पॉइंट है। अभी मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, बॉम्बे में 50 आ गया तो उसके बाद अस्पताल घूम रहे थे कि 6 घंटे लग गए अस्पताल ढूंढने में। मरोगे ही फिर आप। 50 तक आपने वेट क्यों किया? 92 से 90 आते ही आपको ऑक्सीजन पे जाना है। 15% लोगों को ऑक्सीजन लगेगी, और ऑक्सीजन हर अस्पताल में एडमिट है, हर अस्पताल में अवेलेबल है। तो सरकार को ऑक्सीजन का इंतजाम करना है कि ऑक्सीमीटर चेक कराओ, और अगर आप समय पे ऑक्सीजन मिल जाएगी तो आपको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, इस वक्त में जो कैंपेन होनी चाहिए डॉक्टर साहब, ये एक और सवाल है। कुछ हमारे दोस्तों ने जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन सेचुरेशन कोई मशीन होती है जिससे कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन वो घर पे ही ले सकते हैं, और उसको अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये मशीन क्या होती है? 50-60 हज़ार रुपए में मिलती है, ऐसा मुझे बताया गया। देखिए ये मशीन कुछ नहीं, ये ज्यादातर लोगों को बचा सकती है। अस्पताल में भी यही लगेगी आपको। इसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बोलते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एक कंप्रेसर होता है, वो हवा को कंप्रेस करता है, और इसमें पैलेट्स होते हैं, वो नाइट्रोजन को निकाल देता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेट हो जाती है। ये 2 प्रकार की आती है, 5 लीटर पर मिनट और 10 लीटर पर मिनट। जो घर वाली होती है वो 5 लीटर पर मिनट की होती है। अगर आपके घर में, जैसे मेरी सब फैमिलीज के अंदर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 आ गया, ऑक्सीजन चालू कर दो, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेवल को 92 से ऊपर रखो और फिर अस्पताल ढूंढो। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल लो हो गया और 6 घंटे अस्पताल नहीं मिला, आप बचने वाले नहीं हो। 50 लेवल ऑफ ऑक्सीजन पे 6 घंटे अगर आप गाड़ी में घूम रहे हो अस्पताल का इंतजार करते हुए कि एम्बुलेंस आएगी, बचोगे कैसे आप? इस वक्त में जो जरूरत है वो है हर जगह पे ऑक्सीजन के क्लब्स होने चाहिए, हर जगह पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ताकि जब तक अस्पताल में बेड ना हो। होटलों के अंदर में अगर कंसंट्रेटर्स लगे हो, लोग होटल में जाके रह लेंगे। अगर हर होटल के अंदर में कमरे में आप उसको कोविड होटल बना दो, हर कमरे में एक मशीन रख दो, सेंट्रल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, आप कितनी जानें बचा लोगे। अभी दिल्ली सरकार कई सारे हॉस्पिटल्स को बोल रही है तुम होटल अडॉप्ट कर लो। होटल ने कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां रखना है और एक मॉनिटर वहां रखना है, आपके पेशेंट अपने आप ठीक होते जाएंगे। 5 लीटर पर मिनट इज ए वेरी गुड ऑक्सीजन, और जिसका 5 लीटर से काम नहीं चल रहा उसको आईसीयू की जरूरत है, उसको 10 लीटर 16 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको आईसीयू की जरूरत है। और इस बीच में आपके पास इनफ टाइम है शिफ्ट होने के लिए। मैं तो कह रहा हूं होटल्स को अडॉप्ट करो, हॉस्पिटल को हैंडओवर कर दो कि होटल्स को ट्रीट करें, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और एक ये मशीन।
ये 1000-2000 की आती है, ये 30-40 हजार का आता है। 35,000 रुपए में आपका एक हॉस्पिटल का रूम एक होटल के रूम में बनता है। डॉक्टर साहब, आपको आज फिर सैल्यूट कर रहा हूं अपने प्रोग्राम के जरिए। हमेशा आज जो आपने बात बताई बहुत ही प्रैक्टिकल और बिलियन डॉलर का जो है एडवाइस आपने हमारे दर्शकों को फ्री में दिया है। और आज जितने यंग लोग ऑल ऑफ सडन हॉस्पिटल जाते हैं और ऑल ऑफ सडन कोलैप्स कर जाते हैं, मर जाते हैं, इसके पीछे दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने हमको बताया कि ऑक्सीजन लेवल का लो होना है, और जिसको स्लो वॉकिंग डेथ भी कहा जा रहा है। मेडिकल टर्म्स में इसका जो नाम बता रहे थे डॉक्टर साहब, हाइपोक्सिया। तमाम चीजों को ध्यान रखने के साथ साथ हमें अपने बिना आदमी को होश में है लेकिन ऑक्सीजन लेवल 50 है जी, तो 92 के नीचे अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जाता है तो आप समझिए दिस इज द ट्रिगर पॉइंट। आपको अपना तुरंत ध्यान रखना है, ऑक्सीजन लेवल चेक करना है और ऑक्सीजन तुरंत लेना है। अगर थोड़ी बहुत पैसे की व्यवस्था है तो आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने घर में रखिए। आप जो है कुल मिलाकर के जो SpO2 जो ऑक्सीजन मॉनिटर है, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का मेजरमेंट करके तुरंत बता देगा, आपकी पल्स और ऑक्सीजन रेशियो तुरंत बता देगा, उसको रखिए। और आज डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने हमें एडवाइस किया, बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं और हमेशा हम लोगों को अपने अनुभव से इनलाइट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। सीधे चल रहे हैं डॉक्टर आकाश जिंदल के पास। आकाश जी, बात हम लोग अर्थशास्त्र की कर रहे थे। आप बताएं कि 20 लाख करोड़ के पैकेज की आलोचना विपक्ष लगातार कर रहा है। ऐसे में आप ये बताएं कि 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज हमारी अर्थव्यवस्था को किस लेवल तक पहुंचाएगा? मुझे लग रहा है आकाश जिंदल से हमारा संपर्क टूट गया है। सीधे चलते हैं शहनवाज जी के पास। शहनवाज जी, जिस तरीके से आज लॉकडाउन को लेकर के 1 बाय 1 क्रिटिसिज्म हो रहा है, लॉकडाउन डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने कहा कि एक अर्थ में प्रिपेयर्डनेस के लिए सबसे अच्छा कदम था। वहीं दूसरी तरफ अगर लॉकडाउन करना था तो समय रहते हमें ये डिसीजन लेना था, जो हमने बहुत लेट डिसीजन लिया। और लेट लेने के साथ भी मजदूरों के साथ जो त्रासदी हुई वो सभी लोगों को उसका दुख है। आपने भी बार बार मेरे शो में अपना दुख जाहिर किया है। अब आप ये बताइए कि जो नए भारत की तस्वीर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के जरिए हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सामने अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जब ये लॉकडाउन लिफ्ट होगा, और प्रधानमंत्री ने CII के 125 वर्ष पूरे होने पर भी आह्वान किया है कि हम रिकवर बहुत तेजी से करेंगे। एक तरफ सवाल उठ रहा है कि 12 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था अपने निचले पायदान पर है, और कहीं ना कहीं हमें ये लॉकडाउन इसलिए भी खोलना पड़ा कि भूख से मौत न होने लगे। तो एक तरफ भूख है, एक तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, और एक तरफ कोरोना का भय है। ऐसे में रास्ता कहां से बनेगा और आपकी सरकार रास्ता कैसे बनाएगी? देखिए, एक तो बात ये है कि डॉक्टर अग्रवाल साहब ने और जिंदल जी ने दोनों ने बहुत अच्छी बात बताई जी। सवाल ये है कि आत्मनिर्भर भारत के मामले में अगर हम ये कहें कि कोविड-19 से पहले हमारे पास न PPE किट था, न 95 मास्क था, न वेंटिलेटर था, लेकिन हम उसमें आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उसी तरह भारत में एक बहुत बड़ी संभावनाएं बनी है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने, इसलिए सरकार ने बहुत सारे डिसीजन लिए। लेकिन कुछ लोगों का नजर है, मान लीजिए दुबे जी की अच्छे आदमी होते हुए भी, दुबे जी तो अपनी पार्टी से आलोचना के लिए ही बैठे हैं ना, वो तो हमारे हर कदम की आलोचना करेंगे। दिन हम कहेंगे तो वो रात कहेंगे, और हम रात कहेंगे तो वो दिन कहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि शुरू में जो कोविड वॉर के वक्त में, पेंडेमिक के वक्त में अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हमें इकट्ठा एकजुट होकर इस बीमारी से भी लड़ना है।
अपनी अर्थव्यवस्था को भी अच्छा करना है, बेरोजगारी भी बढ़ने नहीं देना है। और ये सही है कि दुनिया में जो आज हालात हैं उसमें जीडीपी जो अन्य देशों की है उसके मुकाबले आज भी हमारी जीडीपी नेगेटिव में नहीं जाएगी, ये मेरा आत्मविश्वास है। और यही बात आपको जिंदल जी ने भी कही है और बहुत से इकोनॉमिस्ट से भी हम लोगों ने बात कही है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है और जहान है, ये जान और जहान दोनों को साथ लेकर चलना होगा, कोविड से भी लड़ना होगा। और आपने उपेंद्र जी अपने प्रोग्राम के जरिए बड़ी अच्छी बात बताई कि डॉक्टर अग्रवाल साहब ने, क्योंकि आपका प्रोग्राम तो आज इन्फॉर्मेटिव हो गया, मैं तो उनको और सुनना चाह रहा था। लेकिन ये बता दें कि डॉक्टर साहब से भी मेरा एक सवाल है, अगर आप इजाजत दे दें। हाँ बिल्कुल, पूछिए ना। कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीजन लेवल किसी का कम है या ज्यादा है? डॉक्टर साहब, तरीका क्या होता है? शहनवाज जी पूछ रहे हैं कि किसी को बिना SpO2 के चेक करने के अलावा क्या तरीका है, कैसे वो फील करेगा कि ऑक्सीजन लेवल कम है? क्या सिम्टम होंगे? साइलेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं। साइलेंट का मतलब है, साइलेंट हाइपोक्सिया का मतलब ही यही है कि पेशेंट, आयुर्वेद में 2 वायु होती हैं, प्राण वायु, उदान वायु जी। अगर प्राण वायु कम हो जाए और उदान वायु नॉर्मल रहे, उसे हम बोलते हैं कि आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, लेकिन पेशेंट को कंफ्यूजन नहीं हो रहा, उसको हेडेक नहीं हो रहा, उसको इरिटेशन नहीं हो रहा। जिसी को साइलेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं कि लोगों का ऑक्सीजन 50 है और चल के आ रहे हैं। और यही लड़ाइयाँ होती हैं अस्पताल में कि मेरा पेशेंट तो चलता हुआ आया था, आप कैसे कह रहे हो वेंटिलेटर लगेगा। ऑक्सीजन लेवल का चेक करने का एक ही तरीका है, वो ये मशीन। डॉक्टर साहब, जिस आदमी को बुखार आ गया, हर घर में ये मशीन होनी चाहिए, ये आपको बचा सकती है। सबसे पहले शहनवाज जी आप खरीद के रखिए, सारे हम लोग जितने भी VIPs हैं सबकी जेब में होनी चाहिए। और अगर हमारे को खांसी जुकाम हो गया तो हमें इसको डिटेक्ट करना है, और टाइम पे अगर ये पता लग जाए साइलेंट हाइपोक्सिया तो हम आदमी को बचा सकते हैं। अभी जो आपने परमिशन दी है रेमडेसिविर की, जो भारत में परमिशन दी है कि 3 फार्मास्यूटिकल कंपनियां रेमडेसिविर इंडिया में लाएंगी, वो इसके लिए है कि जब साइलेंट हाइपोक्सिया हो उस समय दे दो ताकि वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े। सीधे ऐसे लोगों के लिए वो दवाई है, सीधे समय पे ट्रीटमेंट देंगे तो बचाएंगे। सीधे चलते हैं आकाश जिंदल के पास। आकाश जी, शहनवाज जी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था, मेरा भरोसा है कि हमारी GDP किसी भी हाल में निगेटिव में नहीं जाएगी और हम बहुत तेजी से रिकवर कर लेंगे। आप एक अर्थशास्त्री हैं, आपके नजरिए में हम कितना तेजी से रिकवर कर पाने की स्थिति में हैं इस समय? आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया चाहिए, समय की सीमा काफी आगे बढ़ चुकी है। शाहनवाज जी की बात में बिल्कुल दम है। मेरे हिसाब से आज की तारीख में रिकवरी की बहुत पॉसिबिलिटी है और इंडिया सबसे पहले बाउंस बैक करेगा। अभी कोई कह रहा था कि डिमांड साइड मेजर नहीं लिए गए, डिमांड साइड मेजर लिए गए हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है 8 जून के बाद डिमांड रिवाइव करेगी हर फील्ड में, इन एवरी फील्ड डिमांड वुड रिवाइव। और एक चीज और बता दूं, GDP का जो रिवाइवल होगा हमारा, मैं आपको पूरा शेयर कर सकता हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन ने एनालिसिस है। तो यूएस, जर्मनी, जापान, चाइना के मुकाबले ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि इंडिया की 8 जून के बाद डिमांड रिवाइव करेगी हर फील्ड में, इन एवरी फील्ड डिमांड वुड रिवाइव। और एक चीज और बता दूं, GDP का जो रिवाइवल होगा हमारा, मैं आपको बता सकता हूं, पूरा डेटा शेयर कर सकता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन ने पूरा एनालिसिस किया है। वो यूएस, जर्मनी, जापान, चाइना के मुकाबले कहीं ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि इंडिया की डिमांड और कंजम्पशन बहुत जल्दी बूस्ट होने वाली है। आप देखिए, अनलॉक 1 से अनलॉक 2 के अंदर आते आते ही हमारी GDP ग्रोथ पॉजिटिव में आ जाएगी। आकाश जी, दिवाली का जो क्वार्टर होगा उसके अंदर मेरे हिसाब से, आकाश जी समय की सीमा कम है, हम आपको यहीं रोक रहे हैं। अभय जी 30 सेकंड आपके पास है, समय की सीमा काफी आगे बढ़ चुकी है, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दें। जी, इकोनॉमी भी साइलेंट हाइपोक्सिया में है। इकोनॉमी का ऑक्सीमीटर लगाया गया और ये पता लगा कि आपको डिमांड साइड को बूस्ट करना है। आप ये देखिए कि क्या कह रहे थे फिक्की और CII कि हमको 1 साल का 0 इंटरेस्ट रेट का लोन दीजिए प्रधानमंत्री जी। आप अगर 3 लाख करोड़ रुपए लोन देते हैं तो वो 24,000 करोड़ रुपए पैकेज माना जाएगा जो उसमें इंटरेस्ट लग रहा है। तो सिर्फ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और आपका लिक्विडिटी इंजेक्शन से काम नहीं चलने वाला।
वो बैंकों में तो पहले ही 8 लाख करोड़ रुपए आरबीआई में पार्क कर दिया था। तो एक ही समाधान है, आप लोगों के हाथ में सीधा बेनिफिट ट्रांसफर कीजिए, डिमांड बनेगी और इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी। अभय जी, आप की जो बात है, जाहिर सी बात है कि सरकार भी इस बात को बहुत गंभीरता से समझ रही है। अब समय की सीमा बिल्कुल आगे बढ़ चुकी है। हस्तक्षेप को मैं यहीं पे आज समाप्त कर रहा हूं। अपने सभी मेहमानों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर प्रयासों में जुटे हुए हैं। वर्चुअल तकनीक के जरिए वो दूसरे देशों के प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं और व्यापारिक समझौते के साथ ही संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से चर्चा की, जिसमें दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। पीएम मोदी ने उन्होंने परिवार समेत भारत आने का न्योता भी दिया, जिस पर मॉरिसन ने भारत आने पर गुजराती खिचड़ी खाने की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री ने उन्हें खिचड़ी खिलाने का वादा किया। आइए सुनते हैं क्या बातचीत हुई। पिछले कुछ वर्षों में हमारे सहयोग और तालमेल में अच्छी गति आई है। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे संबंधों की बागडोर का एक छोर आप जैसे सशक्त और विजनरी लीडर के हाथ में है। मेरा मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए यह परफेक्ट समय है। एक मित्र के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि स्थिति सुधरने के बाद आप शीघ्र सपरिवार भारत यात्रा का प्लान करें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। While not and be able to share my samosas, which I thank you for. We had a bit of fun with that on the weekend. So next time it'll have to be the Gujarati kishti, which I know is a keen favourite of yours, and you've mentioned to me before. So I'll try that out in the kitchen before next time we meet in person. Thank you, media. तो प्रधानमंत्री मोदी का यही अंदाज उनके इंटरनेशनल डायस्पोरा को एक नई ऊंचाई दे रहा है, उनके विजन को एक दूसरे लेवल पर ले जा रहा है। जिस तरीके से दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो अपना निजी और व्यक्तिगत रेपो और रिश्ता स्थापित करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब गुजराती खिचड़ी खिलानी होगी तो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को गुजरात जरूर ले जाएंगे। तो हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन सहारा न्यूज़ नेटवर्क की मुहिम है कि कोरोना से हमें नाउम्मीद नहीं होना है, हारना नहीं है। इस लड़ाई को हर हाल में जीतना है। अपने संकल्प की शक्ति को इस महामारी से और बड़ा बना के दिखाना है और इस लड़ाई को हर हाल में जीतना है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू कोशिश तो कर। तो हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सहारा प्रणाम।